नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मेरी कहानियां पर स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। मेरा नाम रागिनी है, मेरी उम्र 20 साल है। आज मेरा जन्मदिन है। सभी रिश्तेदार और दोस्त मेरी सालगिरह में आए हुए थे। मेरे पापा ने घर के बगीचे में ही पूरी पार्टी का इंतजाम किया था, जिसकी वजह से बाहर जाने की भी दिक्कत नहीं हुई थी। मैंने अपने लिए आज नीले रंग के कपड़े का चुनाव किया था। वो कपड़ा बिल्कुल किसी जलपरी की तरह था। मैं उसे पहनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। पूरे परिवार में ये बात कही जा रही थी कि रागिनी जैसी खूबसूरती किसी के पास नहीं है, और मैं खामोशी से मुस्कुराकर अपनी तारीफ स्वीकार कर लेती थी। ये सब मेरे लिए बहुत आम था। मैंने बाल खोलकर आगे की ओर किए हुए थे। मेकअप बहुत ही खूबसूरती से किया गया था, जो मेरी रंगत पर खूब जच रहा था। थोड़ी देर बाद ही एक नौकरानी ने आकर मुझे पापा का संदेश पहुंचाया था कि आपके पापा आपको बगीचे में बुला रहे हैं। सभी मेहमान आ चुके हैं, सिर्फ आपका ही इंतजार है। मैंने सिर हिला दिया और अपने आप को आखिरी टच देकर मैं नीचे की तरफ बढ़ गई थी। उस कपड़े में मुझे चलने में दिक्कत महसूस हो रही थी, इसीलिए मैं बहुत संभल कर चल रही थी, क्योंकि अगर मैं गिर जाती तो मेरी बहुत बदनामी होती। इसीलिए मैं हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहती थी। सीढ़ियां पार करके मैं लॉबी में आ गई थी। मैंने चारों तरफ नजर घुमाई तो ना जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे यहाँ कुछ गलत हो रहा है, कुछ ऐसा जो हम सबकी नजरों से छिपा है। लेकिन मैंने सिर झटक दिया था। ये एहसास तो मुझे कुछ महीनों से हो रहा था, लेकिन मैं ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं देती थी। मैं बगीचे के एरिया में पहुंची तो पापा सामने खड़े हुए थे और अपने दोस्तों से बात कर रहे थे। उनके ही एक दोस्त ने उन्हें मेरी तरफ देखने को कहा तो वो मुस्कुराते हुए मेरे पास आ गए थे। उनके हाथ में शराब का गिलास मौजूद था, जो मुझे बेहद बुरा लगा था। बेशक मैं एक ऐसे घराने से थी जहां इन तमाम चीजों को बुरा नहीं माना जाता। हमारे यहाँ ये आम होती है, लेकिन मैं अपने परिवार की एकमात्र ऐसी लड़की थी जो शराब से मीलों दूर रहती थी। मुझे न जाने क्यों इसे देखकर ही उबकाई आ जाती थी। पापा मेरे चेहरे के भाव देखकर ही समझ गए थे कि मैं उनके हाथ में मौजूद शराब के गिलास को पसंद नहीं कर रही हूँ, तो उन्होंने रास्ते में आई हुई टेबल पर ही अपना गिलास छोड़ दिया था और मेरे करीब आकर मुझे प्यार से अपने गले लगाया था। सबके बीच उन्होंने मेरे माथे पर मोहब्बत भरा चुंबन दिया था और खुशी से मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मैंने उनका हाथ चूम लिया था और उनके सीने से लग गई थी। वो मुझे अपने साथ लिए हुए केक वाली टेबल के पास लाए थे और एक माइक अपने हाथ में लेकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने लगे थे। मैं अपने पापा को ही देख रही थी जब उन्होंने मेरे लिए गाना गाना शुरू किया था। मैं मुस्कुरा उठी थी। पापा को गाना गाना बहुत अच्छा लगता था और उनकी आवाज भी बहुत अच्छी थी। सब धीरे धीरे तालियां बजाकर उन्हें सराह रहे थे। इसी दौरान मेरी नज़र कोने में खड़े अपने सबसे खास नौकर पर पड़ी थी, जो हमारे घर का सबसे अच्छा नौकर था। मेरे ज्यादातर काम वही करता था। किशन की नज़र मेरी तरफ ही थी। न जाने क्यों ऐसा मुझे महसूस हो रहा था जैसे किशन मुझे कुछ बताना चाहता है, लेकिन मेहमान और रिश्तेदारों की वजह से वो कुछ नहीं बोल पा रहा। गाना खत्म हो जाने के बाद पापा मुझे लेकर टेबल के पास आए थे और केक काटने को कहने लगे थे। मैंने मुस्कुराते हुए छुरी उठाई थी और केक काट दिया था। सब जगह तालियां गूंज उठी थीं। मैंने पापा को केक खिलाया तो उन्होंने भी मुझे केक खिलाया। अभी हम यही कर रहे थे जब वही नौकर मेरे पास आया और मेरी तरफ एक डिब्बा बढ़ाते हुए बोला, मैडम, ये हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा है। मैं जो पापा में मग्न थी अचानक पलटी। किशन ने आखिर हिम्मत कर ही ली थी। मैंने उसके मामूली से गिफ्ट को देखा। मैं अभी हाथ बढ़ाकर उसका गिफ्ट लेती, इससे पहले ही पापा ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वो फौरन ही जमीन पर गिर गया। गिफ्ट नीचे गिरता उससे पहले ही मैंने थामकर उसे टेबल पर रख दिया। पापा उस नौकर को देखते हुए गुस्से से बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को गिफ्ट देने की? तुम 2 टके के नौकर हो और मेरी बेटी को गिफ्ट दोगे? वो और कुछ कहता, इससे पहले मैंने पापा के सीने पर हाथ रखा और उन्हें देखते हुए बोली, कोई बात नहीं पापा, ये तोहफा ही है, मैं ले लेती हूँ। मैं कुछ और कहती, इससे पहले ही पापा बोले, चुप हो जाओ, तुम मेरी चांद सी बेटी हो, तुम्हें ऐसे मामूली तोहफे लेने की जरूरत नहीं है, और तुम यहाँ से निकलो। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि मेरी बेटी से दूर रहा करो, लेकिन तुम बेवजह ध्यान खींचने के लिए इसके आसपास मंडराते रहते हो। ये कहते ही उन्होंने अपने गार्ड्स को बुलाया और किशन को बाहर निकलवा दिया, जबकि मैं अपनी जगह पर सुन्न सी खड़ी रह गई। पापा ने आज से पहले कभी इस तरह का व्यवहार नहीं किया था। फिर आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो किशन को निकालने पर तुल गए। हालांकि ये बात तो सभी जानते थे कि मेरा सबसे अच्छा नौकर किशन ही है, लेकिन आज पापा के इस रवैये को देखकर मैं एक पल के लिए डर गई थी। ये बात सच थी कि जब पापा को गुस्सा आता था तो वो किसी की नहीं सुनते थे, सब कुछ तहस नहस कर देते थे। लेकिन इस पल हालात बहुत ज्यादा अलग हो गए थे। मैंने फौरन ही पापा को संभाल लिया।
उनके दोस्त भी उनके करीब आ गए थे, वरना पापा का बस नहीं चलता तो वो किशन का कत्ल ही कर देते। मैंने फौरन ही वो तोहफा भी अंदर भिजवा दिया। मैं बेवजह किसी के तोहफे की बेइज्जती नहीं करना चाहती थी। मुझमें इंसानियत अभी बाकी थी। पार्टी चल रही थी, लेकिन मेरा ध्यान पापा की तरफ ही लगा हुआ था कि उन्होंने आज ऐसा क्यों किया। आखिर ऐसी भी कौन सी नौबत आ गई जो उन्होंने मासूम किशन को घर से बाहर निकाल दिया। हालांकि मुझे पता था कि किशन की एक माँ है, 2 बहनें हैं। वो बहुत मजबूर है, तभी ये नौकरी कर रहा है, वरना मैंने देखा था कि उसके पास बहुत काबिलियत थी। वो अगर नौकरी ढूंढने निकलता तो उसे कुछ महीनों या कुछ दिनों में नौकरी मिल जाती, लेकिन वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। मुझे दिल से अफसोस हुआ था और मैंने दिल ही दिल में सोचा था कि अगर मेरी वजह से कुछ हो सका तो मैं जरूर किशन के लिए कुछ करूंगी, क्योंकि वो मेरी वजह से ही इस नौकरी से निकाला गया है। थोड़ी देर बाद मेरी कॉलेज की सहेलियां आ गई थी, जिनके साथ मैं मग्न हो गई थी। मैंने उन्हें देखते ही गुस्सा करते हुए कहा, तुम लोगों को आने में कितना वक्त लग गया। पापा ने केक भी कटवा दिया। मैं उन्हें रोक भी नहीं पाई, जबकि सबने मेरी बात का बुरा नहीं माना और तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। समय धीरे धीरे बीतता चला गया। तकरीबन 1 बजे के बीच सभी मेहमान और रिश्तेदार घर जाना शुरू हो गए। मैंने साफ तौर पर पापा के चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी देखी थी। वो बार बार अपने माथे का पसीना पोंछ रहे थे और तहखाने, बेसमेंट की तरफ देख रहे थे। हमारा घर बहुत अजीब था। कभी मुझे लॉन में ऐसा महसूस होता था जैसे यहाँ कुछ रहस्यमय हो रहा है, तो कभी तहखाने की तरफ लगता था कि मुझसे कुछ छिपाया जा रहा है। मगर मैंने कभी भी अपने ख्याल जाहिर नहीं किए, क्योंकि अगर मैं अपने ख्याल जाहिर करती तो बेवजह मुझे डांट पड़ जाती। पापा का कहना था कि फालतू की चीजों से दूर रहा करो और गलत बात बिल्कुल मत सोचा करो, इसीलिए मैं चुप रहने में ही भलाई समझती थी। मैं कुछ सोचकर पापा के पास आई थी। उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें अपनी तरफ ध्यान देने को कहा था। पापा, क्या हो गया? आपको कब से देख रही हूँ, आप मुझे बहुत उदास और परेशान लग रहे हैं। सब अच्छा है ना? मेरी बात सुनकर पापा ने एक नज़र मुझ पर डाली और सिर को हल्की सी हिलाकर बोले, तुम एक काम करो, आराम करने के लिए कमरे के अंदर चली जाओ। मैं थोड़ी देर में एक काम निपटाकर आता हूँ। ये कहकर उन्होंने अपने कदम गाड़ी की तरफ बढ़ा दिए थे, जबकि मैं एकदम परेशान हो गई थी। मैं उन्हें आवाज देना चाहती थी, लेकिन चुप रह गई। पापा का कहना था कि जब मैं कहीं जा रहा हूँ या किसी काम के लिए निकल रहा हूँ तो कभी भी मुझे पीछे से आवाज मत देना, ये अशुभ होता है। मेरे पापा इन सब चीजों पर बहुत विश्वास रखते थे, इसलिए मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी और चुपचाप ऊपर अपने कमरे में चली गई थी। कमरे में जाकर मैंने अपने कपड़े बदल लिए और बिस्तर पर आराम करने के लिए लेट गई। अभी मैं आंखें बंद करती, उससे पहले ही मेरा मोबाइल बज उठा। रात के 2 बजे का समय हो रहा था और इस वक्त किसी का फोन आना परेशानी की निशानी होती है। पापा भी बाहर थे। मैंने बेचैन होकर अनजान नंबर रिसीव किया और फोन कान से लगा लिया। तभी एक भारी और खास आवाज मेरे कानों से टकराई, अगर बेहतरी चाहती हो तो अपना ख्याल रखो, हर चीज से दूर रहो, खासकर अपने बाप से, वरना नुकसान उठाओगी। मैं कुछ कहती या समझती, उससे पहले ही मोबाइल बंद हो गया, यानी कॉल कट चुकी थी। मैंने दोबारा उसी नंबर पर डायल किया था, क्योंकि मेरे दिल में अजीब से शक पैदा हो गए थे। मेरे पापा को मुझसे क्या खतरा हो सकता था, लेकिन अब नंबर ही बंद जा रहा था। वो जो भी था, मुझ तक कोई संदेश पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसके दबे हुए अल्फाजों ने मुझे परेशान कर दिया था। काफी देर तक मैं मोबाइल हाथ में पकड़े इसी बारे में सोचती रही थी और फिर ये सोचकर सिर झटक दिया कि हो सकता है कोई दोस्त मुझसे मजाक कर रहा हो, मुझे डराने की कोशिश कर रहा हो। वैसे भी आज मेरी सालगिरह थी। यही सोचकर मैंने अपना ध्यान भटका लिया था, लेकिन दिमाग के किसी कोने में ये बात अटक गई थी कि कुछ असामान्य है। वैसे भी जब से मैंने होश संभाला था, तभी से मैं अपने आसपास कुछ न कुछ महसूस करती रहती थी। ऐसा लगता था जैसे मेरे पापा किसी गलत काम में शामिल हैं। जब भी वो अचानक घबरा जाते हैं, आधी रात को घर से निकल जाते हैं और मुझे सब चीजों से दूर रखते हैं। कई बार मैं उनके बिजनेस में दखल देने की कोशिश करती थी या उनके ऑफिस आने की जिद करती थी, तो वो साफ मना कर देते थे कि कोई जरूरत नहीं है, तुम घर पर रहो, तुम्हें वहां आने की कोशिश भी नहीं करनी है। मैं वजह पूछती तो वो यही कहते, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुम बिजनेस में शामिल होना चाहती हो, अभी पढ़ाई करो, मौज मस्ती करो, घूमो फिरो, यही तो दिन होते हैं एंजॉय करने के। लेकिन मैं सबसे अलग थी। बचपन में ही मम्मी का निधन हो गया था। मेरे अलावा मेरा और कोई भाई बहन नहीं था जिसके साथ मैं खेलती। बस एक अम्मा जी थी जो हमारे घर की नौकरानी थी, उनसे ही मेरी बातचीत हो जाती थी। इसके अलावा एक पापा थे और कोई नहीं। मेरी जिंदगी में भी सिर्फ 2 ही दोस्त थे। इसके अलावा तो बस नाम के ही दोस्त थे, जो सिर्फ पार्टी और मेरे स्टेटस की वजह से मेरे करीब आए थे। इन बातों ने मुझे बहुत गंभीर बना दिया था। अकेलापन इंसान को बहुत ज्यादा समझदार बना देता है।
मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं यही चाहती थी कि अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले ही पापा का बिजनेस समझ जाऊं, ताकि बाद में जब मुझे बिजनेस संभालने की जरूरत पड़े तो मैं सब चीजें जानती हूँ। लेकिन पापा मुझे हमेशा दूर कर देते थे। बेशक वो मुझे भरपूर पॉकेट मनी देते थे, कभी मुझे किसी चीज का ताना नहीं देते थे, अपनी सिर आंखों पर बिठाते थे। लेकिन मैं भी इंसान थी, मैं भी चाहती थी कि मेरी जिंदगी में कुछ अलग हो, थोड़ी जिम्मेदारियां आए। लेकिन पापा देना ही नहीं चाहते थे। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन पापा का नामो निशान नहीं था। मेरे कान पोच की तरफ ही लगे हुए थे। मैंने कुछ सोचकर रात के 4 बजे पापा को फोन लगाया था, लेकिन पापा का नंबर बंद जा रहा था। मुझे अचानक से चिंता होने लगी थी कि आखिर पापा कहाँ चले गए। मैंने एक चादर अपने गिर्द लपेटी और बाहर आ गई। सीधा चौकीदार के पास पहुंची, क्योंकि ज्यादातर उसे ही पता होता था कि पापा कब और कहाँ गए हैं। जब मैं बाहर आई तो मेरी नजर चौकीदार पर पड़ी। वो सो रहा था। मुझे एकदम शर्मिंदगी का एहसास हुआ। अगर मैं उसके पास जाकर उसे जगाती तो मासूम इंसान की नींद खराब हो जाती, लेकिन मेरे पापा की जिंदगी का सवाल था। यही सोचकर मैंने अपने कदम चौकीदार की तरफ बढ़ाए और उसे जगाने लगी थी। वो मेरी पहली आवाज पर ही चौंक कर उठ गया था। वो मुझे देखते हुए हैरान भरे लहजे में बोला, जी मैम, बताइए। मैं सो गया था। दरअसल तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, वो टूटे फूटे शब्दों में बोला था। मैंने उसकी तरफ देखा और सिर न हिलाते हुए बोली, कोई बात नहीं, मुझे ये बताओ कि बाबा कहाँ हैं और कब तक वापस आएंगे। मैं उन्हें फोन कर रही हूँ, लेकिन उनका फोन भी बंद जा रहा है। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही, बहुत परेशानी हो रही है। मेरी बात सुनकर चौकीदार ने मेरी तरफ देखा और कुछ पल के बाद बोला, मालकिन साहब ने मना किया है कुछ भी बताने से। उनका कहना है कि वो जल्दी वापस आ जाएंगे, बस एक जरूरी काम निपटा रही हैं। आप परेशान ना हो। अभी थोड़ी देर पहले मेरी साहब से बात हुई थी, वो बिल्कुल ठीक हैं। जबकि मैं गुस्से से बोली, मैं तुम्हें मुंहमांगी रकम दूंगी, मुझे बताओ मेरे पापा कहाँ पर गए हैं और क्या काम कर रहे हैं। तुम्हें बिल्कुल परवाह करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा नाम आएगा। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारा नाम नहीं लूंगी। बस तुम मुझे। मैं कुछ और कहती, उससे पहले ही उसने मेरी बात काटते हुए कहा, छोटी मालकिन, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। मैं साहब का बहुत वफादार आदमी हूँ। उन्होंने मेरा तब साथ दिया था जब मेरे पास कोई नहीं था, और वो किसी गलत काम के लिए नहीं गए हैं। आप परेशान ना हो, वो जल्दी लौट आएंगे, वो ठीक हैं। जबकि मैं चुप हो गई थी। ये बात हकीकत थी। पापा के सारे नौकर उनके वफादार थे, उनसे कभी गद्दारी नहीं करते थे। ना जाने क्यों मेरे दिल में एकदम ख्याल आया कि क्या फिर किशन पापा से गद्दारी कर रहा था। पल भर के लिए मैं बिल्कुल चुप हो गई थी और खामोशी से अपने कमरे के अंदर चली गई थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी जब हमारे पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज आई थी, यानी पापा आ गए थे। मैंने सुकून का सांस छोड़ा और फौरन उठकर खिड़की के पास आ गई। मेरे सोचने के बिल्कुल ठीक मुताबिक पापा ही आए थे और पोर्च में खड़े चौकीदार से ही कोई बात कर रहे थे। यकीनन चौकीदार मेरे बारे में ही पापा को बता रहा था। अचानक ही पापा ने मेरी तरफ देखा था। मैं खिड़की के पास थी, फौरन ही 2 कदम पीछे हो गई थी। जो भी था, मैं अपने पापा से घबरा जाती थी। रात के इस पहर अगर वो मुझे जागता हुआ देख लेते तो यकीनन गुस्सा करते, इसलिए मैं जल्दी से बिस्तर पर लेट गई थी। पापा आ चुके थे, इसलिए मुझे अब इत्मीनान हो गया था। आंखें बंद करते ही मैं गहरी नींद में चली गई थी। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था। मेरी सालगिरह को आए हुए पूरे 15 दिन का अरसा बीत गया था। मेरी मामूली जिंदगी अपनी डगर पर ही चल रही थी। सुबह सवेरे जागना, कॉलेज के लिए तैयार होना, नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल जाना, वहां से 2 बजे वापस आना और थोड़ी देर अम्मा जी से बात करने के बाद आराम करना। फिर शाम 5 बजे ट्यूटर का आना, उनके साथ पढ़ना और फिर अपने कमरे में आकर मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करना। यही मेरी जिंदगी का हिस्सा था। मगर आज कुछ अलग था। मैं अभी अपने कंप्यूटर पर बैठी कुछ काम ही कर रही थी जब अचानक अम्मा जी कमरे में आईं और मुझे देखते हुए बोलीं, क्या कर रही है मेरी लाडो। उनका अंदाज हमेशा ममता से लबरेज होता था, इसलिए मैंने कभी उन्हें नहीं टोका था कि आप मुझसे तो इस तरह बात क्यों कर रही हैं। मैंने उनकी तरफ देखा और प्यार से बोली, बस अम्मा जी, एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, दुआ कीजिएगा कि नंबर अच्छे आएं। वो फौरन मेरे पास आकर प्यार से मेरे माथे पर चुंबन देते हुए बोली, मेरी लाडो तो है ही इतनी प्यारी, इसके नंबर भी अच्छे आएंगे। अच्छा, मैं सोच रही थी कि तुम और मैं आज मार्केट चलें। मैं कुछ पल के लिए खामोश हो गई थी। पापा ने कभी भी मुझे किसी चीज के लिए नहीं रोका टोका था। मेरा जहां दिल चाहता था, जब दिल चाहता था, मैं चली जाती थी। दोस्तों के साथ घूम फिरती थी। कुछ लेना होता था तो शॉपिंग मॉल भी चली जाती थी। अब अचानक से अम्मा जी का आना और मार्केट के लिए कहना, मैं कुछ पल के लिए चुप हो गई थी। मेरा इरादा मार्केट जाने का नहीं था, क्योंकि मुझे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था।
मैं अम्मा जी की तरफ देखते हुए विनम्रता से बोली, आज नहीं अम्मा जी, कल चलेंगे। मैं ये प्रोजेक्ट पूरा करना चाहती हूँ क्योंकि फिर 2 दिन ही मेरे पास होंगे कॉलेज में इसे सबमिट कराने के लिए। मैं कुछ और कहती, उससे पहले ही वो बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं पता तुम्हारी अंग्रेजी, मुझसे मत बोलो, तुम मेरे साथ चल रही हो बस। मैंने कह दिया, मैं बस अपने कपड़े बदलने जा रही हूँ, तुम भी अपना हुलिया ठीक कर लो। वो अधिकार जताते हुए बोली और वहां से चली गई, जबकि मैं अपना सिर थामकर बैठ गई थी। मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अम्मा जी का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी और मेरे लिए प्रोजेक्ट भी बहुत अहम था। कुछ पल सोचने के बाद मैंने एक ही फैसला लिया कि मैं अम्मा जी के साथ चली जाती हूँ। वो इतनी मोहब्बत से मेरे पास आकर बोली थी कि अब उन्हें इनकार करना उनकी बेइज्जती होगी। यही सोचकर मैंने अपना प्रोजेक्ट बंद किया और वॉशरूम जाकर कपड़े बदल लिए। मैंने गुलाबी रंग की शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी। मैं बाहर आई तो अम्मा जी सफेद सलवार कमीज में खड़ी मेरी ही इंतजार कर रही थीं। मैंने पास जाकर उन्हें चलने के लिए कहा। फौरन ही ड्राइवर ने हमारे लिए दरवाजे खोल दिए। मैं अम्मा जी के साथ पीछे बैठ गई थी और उनकी तरफ देखते हुए बोली, अच्छा आप बताइए, कहाँ जाना है और क्या खरीदना है आपको? वो फौरन बोली, मैंने अपनी लाडो को तोहफा नहीं दिया था, मुझे साहब ने तनख्वाह इस बार थोड़ी देर से दी है। चलो मैं तुम्हें तोहफा दिलाऊंगी, चलते हैं जो घर के करीब है। जबकि मैं उनके प्यार पर बस मुस्कुराई थी और उनकी तरफ देखते हुए बोली, आप ही मेरे लिए इतना बड़ा तोहफा हैं, मुझे किसी तोहफे की जरूरत नहीं है। और रही बात सालगिरह की तो दिन निकल चुका है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ और कहती, उससे पहले ही वो बोली, सही बात है, हम तो नौकर हैं, इसलिए तुम हमारा तोहफा नहीं लेना चाहती, किसी और की तरह तुम मेरा तोहफा भी फेंक दोगी। उनकी बात सुनकर मेरा चेहरा लाल हो गया था और मैंने सिर न में हिलाते हुए कहा, नहीं अम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो आपकी वजह से बोल रही थी। अच्छा चलिए छोड़िए, आपको जो तोहफा दिलाना है मुझे दिला दीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। ये बोलकर मैंने ड्राइवर को आदेश दिया और करीबी मार्केट की तरफ ले जाने के लिए कह दिया। कुछ पल की दूरी के बाद हम मार्केट पहुंच गए थे। अम्मा जी अपनी शॉपिंग में मगन हो गई थीं और मैं अपनी शॉपिंग में। काफी अरसा हो गया था मैं मार्केट नहीं आई थी, इसीलिए मैं मगन अंदाज में अपने लिए चीजें खरीद रही थी। अभी थोड़ी ही देर हुई थी जब मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। किसी की नजरों की तपिश मुझे लगातार अपनी पीठ पर महसूस हो रही थी। मैंने बेमन से मुंह घुमाकर देखा, लेकिन कोई भी वहां मौजूद नहीं था। मैंने अपने ख्याल को झटक कर आगे बढ़ गई और अपने लिए चूड़ियां लेने लगी, मगर अचानक किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा। मैंने फौरन पीछे की तरफ देखा, वहां किशन खड़ा था। उस समय वो ब्लैक पैंट और शर्ट में था और काफी आकर्षक लग रहा था। कुछ पल के लिए तो मैं उसकी शख्सियत को देखकर हैरान रह गई कि वो इतना बदल गया है। मुझे कुछ लम्हे लगे उसे पहचानने में, वरना आमतौर पर मुझे उसे भूलना नहीं चाहिए था, क्योंकि सिर्फ 15 दिन ही हुए थे उसे नौकरी से निकाले हुए। वो मुझे देखते हुए बोला, कैसी है मैडम, तबीयत वगैरह ठीक है आपकी? उसका अंदाज बिल्कुल बदला हुआ था कि वो किस लहजे में मुझसे बात कर रहा था। हालांकि वो मुझे मैडम या मालकिन कहता था। मैंने सिर को हल्की सी हिलाकर उसे देखते हुए बोली, हाँ किशन, मेरी तबीयत भी ठीक है और हालात भी। तो बताओ तुम कैसे हो? उस दिन पापा ने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। पापा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दरअसल वो थोड़ा। मैं कुछ और कहती, उससे पहले ही वो बोला, काफी दिनों से आपका पीछा कर रहा था, आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। आपके साथ गार्ड्स भी होते थे और आप व्यस्त भी रहती थीं, लेकिन आज शायद आप फुर्सत से शॉपिंग करने आई हैं। मैंने सिर को हल्की सी हिलाकर हाँ में इशारा किया। जब वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, आपने वो तोहफा खोला जो मैंने आपको दिया था? उसके अचानक सवाल पर मैं झेंप गई। मेरे पास खूब धन दौलत थी, लेकिन इसके बावजूद मैं बहुत साधारण स्वभाव की थी। मैं कभी किसी के साथ बदतमीजी से पेश नहीं आती थी, बल्कि हर किसी को अहमियत देती थी और किसी को कमजोर नहीं समझती थी। मैं किशन को देखते हुए बोली, नहीं, अभी तक मौका नहीं मिला, माफी चाहती हूँ। दरअसल उस समय अफरा तफरी ऐसी हो गई थी कि मुझे मौका ही नहीं मिला। खैर, मैं अभी देखूंगी, तुम परेशान मत हो। और इस तोहफे के लिए बहुत शुक्रिया। यकीन मानो, मैंने अब तक इस तोहफे को संभाल कर रखा है। मैं जरूर आज जाकर देखूंगी कि तुमने मुझे क्या दिया है। मैं कुछ और कहती, उससे पहले ही उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, आपके लिए बेहतर होगा मैडम कि जल्द से जल्द उस तोहफे को देख लें, वरना बहुत देर हो जाएगी। और अगर आपको हकीकत पता चल जाए तो मेरे तोहफे के डिब्बे के नीचे 1 नंबर होगा, उस पर कॉल कर लेना। बाकी मैं आपके लिए दुआ करूंगा। ये कहते ही वो अचानक नजरों से ओझल हो गया।
मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वो भीड़ में कहीं खो गया था। हम जिस मार्केट में आए थे वो मुझे पसंद नहीं थी, मगर मैंने अम्मा जी की खुशी के खातिर यहाँ आने में राहत जानी थी। अचानक अम्मा जी मेरे सामने आ गई और मेरी तरफ एक शॉपिंग बैग बढ़ाते हुए बोली, माफ करना, देर से तोहफा दे रही हूँ, लेकिन याद रखना, बहुत दिल से लिया है तुम्हारे लिए। मैंने मुस्कुराकर उनसे वो बैग ले लिया और उन्हें देखते हुए बोली, अगर कुछ और खरीदना है तो आप ले लीजिए, मैं कर दूंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो मुझे देखकर ना में सिर हिलाते हुए मेरा हाथ थाम ली और मुझे लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ गई। हालांकि मुझे भी 2-4 चीजें खरीदनी थीं जो मुझे पसंद आई थीं, लेकिन किशन ने बात ही इस किस्म की कर दी थी कि मेरे दिल में अब जिज्ञासा पैदा हो गई थी कि आखिर उस तोहफे के अंदर ऐसा क्या है जो मेरी जिंदगी को बदल देगा, जो मुझे एक बड़े खतरे से बचा लेगा। उस डिब्बे के नीचे नंबर, ये सब क्या कहानी थी? मैं इस गुत्थी को अब सुलझा देना चाहती थी, इसीलिए मैं खामोशी से घर की तरफ बढ़ चुकी थी। एक सफर के बाद ड्राइवर हमें वापस घर ले आया था। अम्मा जी अपने क्वार्टर आराम करने के लिए चली गई थीं, जबकि मैं फौरन अपने कमरे में आई थी। इसीलिए मैं पागलों की तरह पूरा कमरा बिखेर चुकी थी, लेकिन उसका तोहफा मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। अचानक ही मुझे याद आया था कि मैंने वो तोहफा एक नौकर के जरिए घर के अंदर भेज दिया था। इसीलिए मैं एकदम नौकर को याद करने लगी थी और फौरन ही मेरी आंखें चमक उठी थीं। वो नौकर अम्मा जी की ही रिश्तेदार थी। मैं फौरन नीचे आई थी और रानी को आवाज देने लगी थी। मेरी 1-2 आवाज के बाद ही रानी मेरे सामने किसी बोतल के जिन्न की तरह सामने आ गई थी। मैं उसको देखते हुए सवालिया अंदाज में बोली थी, रानी, मुझे सच सच बताओ, तुमने उस तोहफे का क्या किया था? जबकि मेरे सवाल पर रानी के माथे पर नासमझी के भाव आए थे और वो मुझे देखते हुए बोली थी, क्या मतलब मैडम साहिबा? मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही हूँ। कौन सा तोहफा और मैंने क्या करना है? मैंने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, मेरा मतलब है, सालगिरह वाले दिन मैंने तुम्हें एक लाल रंग का डिब्बा दिया था और कहा था कि इसे अंदर रखवा दो, वो दूसरा तोहफा। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर से एक साया सा लहराया था। वो मुझे देखते हुए परेशान होकर बोली, आपके पापा का गुस्सा देखकर हमने यही सोचा कि इसे कूड़े में फेंक देना चाहिए, लेकिन हम डर गए थे, इसीलिए हमने पता नहीं कहाँ रख दिया। हमें भी याद नहीं आ रहा, लेकिन इतना याद है कि हमने वो तोहफा किचन में या फिर लॉन या ड्राइंग रूम में रखा था। हम फौरन ढूंढ देते हैं। वो बहुत ही सलीके से बोली थी, जबकि मैंने सिर हिलाकर उसके साथ वो तोहफा ढूंढना शुरू कर दिया था। उस तोहफे में एक गहरा राज था जो मुझे जानना था, और यही चीज मुझे टेंशन में डाल चुकी थी। मैं और वो चंद ही पल में लॉन भी बिखेर चुके थे, लेकिन कहीं से भी हमें वो तोहफा नहीं मिल रहा था। मैंने गुस्से से रानी की तरफ देखा, जबकि वो फौरन बोली, बेगम साहिबा, मैं किचन में देखती हूँ, शायद वहाँ हो, और मैं फौरन ही ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। मेरे होठों पर बस एक ही बात थी कि वो तोहफा मुझे किसी भी कीमत पर मिल जाए। आखिर पता तो चले कि इस तोहफे में ऐसा क्या है जो मेरी जिंदगी बदल सकता है, जो मुझे एक खतरे से दूर कर सकता है। मैं ड्राइंग रूम में ही छान रही थी जब अचानक मुझे एक दराज में वो तोहफा मिल गया। मैंने फौरन शुक्र का सांस लिया और रानी को मना कर दिया कि अब मत ढूंढो, मुझे मिल चुका है। मैं वहीं बैठकर उस तोहफे को खोलने के बारे में सोच रही थी। वो तोहफा एक मामूली से रैपर में लिपटा हुआ था। एक पल के लिए मेरे दिल में डर भी जागा था कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो मेरी जान बचा सकता है, जो मुझे एक खतरे से दूर कर सकता है। यही बातें मुझे अजीब कश्मकश में डाल रही थीं। चंद पल वहीं बैठकर उस बंद तोहफे को देखती रही और फिर कुछ सोचकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। यहाँ पर पापा का कोई कैमरा भी हो सकता था। उसके अल्फाजों से साफ जाहिर था कि जो भी मामला है वो पापा से ही जुड़ता है। इसीलिए मैं अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर बैठकर मैंने वो रैपर खोलकर एक तरफ रख दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, और जैसे ही मैंने वो डिब्बा खोला उसके अंदर एक खत मौजूद था। मेरे माथे पर बल पड़ाए, आखिर इस खत के अंदर क्या है? और फिर जब मैंने वो खत निकालकर पढ़ना शुरू किया तो मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान मेरे सिर पर आ गिरा हो। मेरी रूह तक कांप गई। कुछ सोचकर मैं अपनी जगह से खड़ी हुई। मैंने वो डिब्बा अपने हाथ में ही ले रखा था, क्योंकि मुझे याद था कि उसने कहा था, इस डिब्बे के पीछे एक नंबर मौजूद है। मैं वो डिब्बा हाथ में थामकर नीचे आई थी। जो भी मामला था, लॉन और तहखाने, बेसमेंट का ही था। मुझे इन दोनों जगहों पर ही शक था, और इस खत में भी इन 2 जगहों का ही जिक्र किया गया था। मैं लॉन के करीब कोने वाले हिस्से में आ गई, और जब मैंने अपना पांव जोर जोर से कोने वाले फर्श पर मारा तो मुझे लोहे की आवाज आना शुरू हो गई। मैंने सब कुछ सोचकर आंखें बंद कर लीं। मुझे अपने बाप से इस हरकत की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं अभी इस जगह को खोलकर नहीं देख सकती थी, क्योंकि मेरे आसपास बहुत से नौकर मौजूद थे।
मेरा इरादा अब तहखाने की तरफ जाने का था, लेकिन मैं अभी दिन के वक्त नहीं जा सकती थी क्योंकि सब जाग रहे थे और मैं नजरों में आ सकती थी। इसीलिए मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई थी। मैंने अपना सिर थाम लिया था। उस खत के अंदर लिखा हुआ था, मैं किशन हूँ, लेकिन मैं एक खुफिया एजेंसी से आया हूँ आपकी मदद करने के लिए। हम आपके बाप के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, इसीलिए मुझे फौरन ही आपके यहाँ बतौर नौकर भेजा गया जिसे आपके पापा ने चुना था। हमने उसे रास्ते से ही हटा दिया था, यानी उसे खत्म नहीं किया, मगर उसे समझाकर दूसरी नौकरी दिला दी थी। उसकी जगह मैं आ गया था, आपके पापा के साथ रहने की कोशिश करने लगा था। तब कहीं जाकर मुझे सारा मामला समझ आया। दरअसल आप अपने बाप की संतान नहीं हैं, आपको गोद लिया गया है। आपके पापा कभी बाप बन ही नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी झूठी पहचान बनाने के लिए आपको अपनी बेटी बना लिया। आपके पापा का काम बहुत ही खतरनाक है। वो लोग अगवा करते हैं, खासकर लड़कियां, और फिर उनके अंग निकालकर आगे बेच देते हैं। ज्यादातर लड़कियां तहखाने में होती हैं और जब उनका कत्ल हो जाता है तब उन्हें दफना दिया जाता है, और ज्यादातर लड़कियों को आपके लॉन के उस कोने में मौजूद एक जगह पर फेंक दिया जाता है जो बिल्कुल एक टैंक की तरह अंदर की तरफ बना हुआ है, ताकि ना किसी को पता चले और ना ही कोई सबूत मिले। अगर आप मेरा साथ देना चाहती हैं और अपने बाप को बेनकाब करना चाहती हैं तो मेरे इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप अपने बाप को बेनकाब नहीं करेंगी तो कुछ दिनों बाद आपका सौदा भी हो जाएगा। आप जब पार्टी में गई थीं तब ज्यादा क्लाइंट बाहर से आए थे, उन सब के सामने आपको ले जाया गया था ताकि वे लोग आपको पसंद कर लें। आपको मारा नहीं जाएगा, ना ही आपके अंग निकालकर बेचे जाएंगे, बल्कि आपको बदजात जगह भेज दिया जाएगा ताकि आपके शरीर का इस्तेमाल करके अमीर आदमी लज्जत हासिल कर सके। दुनिया में यही मशहूर है कि आप राजवीर सिंह की बेटी हैं, मगर ये सच्चाई नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अपना डीएनए टेस्ट भी करवा सकती हैं। ये बातें मेरा दिमाग बंद करने के लिए काफी थीं। सबसे पहले मैं तहखाना चेक करना चाहती थी, इसके बाद ही मैं आगे बढ़ती। किशन की बात सही थी। पार्टी के दौरान मुझे कई बार अपने वजूद पर गहरी निगाहें महसूस हुई थीं, लेकिन मैं हमेशा अपना सिर झटक दिया करती थी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मेरी गलतफहमी है। मैंने जो कपड़ा पहना हुआ है शायद इसी वजह से सब मुझे देख रहे हैं, मगर कुछ तो अलग था। और अब लॉन के अंदर उस जगह से आवाज आना इस बात की निशानी थी कि पापा कुछ तो कर रहे हैं। अब रात धीरे धीरे गुजरती चली गई थी। जैसे ही शाम के साए ढले, तमाम नौकर चाकर अपने क्वार्टर चले गए थे। सिर्फ एक चौकीदार और कुछ गार्ड ही मौजूद थे, जिनका ध्यान तहखाने की तरफ बिल्कुल नहीं था। मैंने बहुत एहतियात के साथ करीब 12 बजे कमरे से निकलकर तहखाने की तरफ रुख किया। मुझे बस एक ही डर था कि कोई मेरी तरफ मुतवज्जा न हो जाए। मेरे होठों पर सिर्फ एक दुआ थी कि पापा भी ना आए, क्योंकि अगर मुझे इस वक्त कोई देख लेता तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती थी। मैंने बहुत एहतियात से वो रास्ता पार कर ही लिया। जब मैं तहखाने के करीब आकर उसके दरवाजे को देख रही थी तो चंद सेकंड के लिए मैं अपनी जगह पर खामोशी से खड़ी रही। ना जाने क्यों मुझे वाजिब तौर पर ऐसा महसूस हो रहा था कि अंदर लड़कियां मौजूद हैं। मैंने अपने कदम तहखाने की तरफ बढ़ाए। मैं बार बार पीछे मुड़कर भी देख रही थी, कहीं कोई मुझे ना देखे। और जब मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा बड़े ताले से बंद कर दिया गया था। मेरी नज़र बार बार पीछे की तरफ जा रही थी, क्योंकि मुझे ये डर लगा था कि बाबा ने अगर अंदर लड़कियां रखी होंगी तो वो यहाँ से गाफिल नहीं हो सकते। मैंने फौरन एक छोटी सी झिरी से अंदर झांका था और किशन की बात सच साबित हो गई थी। पापा वाकई लड़कियों को अगवा करके उनके अंग बेच रहे थे। कुछ लड़कियों को शारीरिक तौर पर इस्तेमाल करने के लिए आगे भेजा जा रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा बाप इस हद तक जा सकता है। पैसों की लालच इंसान को ये सब करने पर मजबूर कर देती है। मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। मुझे हैरानी इस बात पर थी कि मेरे बाप ने मेरा ही सौदा कर डाला। बेशक मैं उनकी बेटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे पाला था, मुझे प्यार दिया था, मुझे हर ऐश और आराम से माला माल रखा था जो एक पिता अपनी औलाद को देना चाहता है। मैं अपने कमरे में आकर अपने पापा के बारे में सोच रही थी। अगर उस समय मैं स्वार्थी हो जाती, उन लड़कियों के बारे में नहीं सोचती, तो मुझ पर लानत थी। मैं भी तो एक लड़की थी और मेरी जान को भी तो खतरा था। अगर मैंने किसी और से संपर्क नहीं किया होता तो मैं भी बुरी तरह से फंस सकती थी, और तहखाने में मौजूद वे मासूम लड़कियां भी जान की बाजी हार सकती थीं। मैंने काफी देर तक बैठे बैठे इसी बारे में सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे फ़ोन कर देना चाहिए? क्योंकि अगर मैं फ़ोन कर देती तो मुझे गवाही देनी थी और उसके बाद पापा की जिंदगी खत्म हो जाती। मेरी गवाही बहुत मायने रखती थी, क्योंकि मैं उनकी संतान थी, उनके साथ रहती थी। मुझसे ज्यादा मेरे पापा को कोई नहीं समझ सकता था।
कानून भी मेरी गवाही को तुरंत मान लेता। कुछ सोचकर मैंने गहरी सांस ली और उस नंबर पर फोन डायल कर दिया। मेरी पहली बेल पर ही कॉल उठाई गई थी। सामने से कोई और बात कर रहा था। मैंने धीरे धीरे उसे सारी स्थिति से अवगत करवा दिया और बताया कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। जब किसी ने मेरा शुक्रिया अदा किया और तुरंत ही आधे घंटे बाद वो पूरी फोर्स के साथ हमारे घर पहुंच गया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस हद तक जाऊंगी। मुझे आज समझ आया था, मेरी तन्हाई, मेरी खामोशी, मेरी समझदारी अब किस काम आई थी। बेशक तन्हाई इंसान को खोखला कर देती है, लेकिन कुछ तन्हाई इंसान को इतना समझदार बना देती है कि वो अपनी जिंदगी को संवार लेता है। किशन ने फौरन ही पापा को गिरफ्तार करवा दिया था, जबकि पापा मुझे बेयकीन निगाहों से देख रहे थे। उन्हें वाकई यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उस हद तक पहुंच गई जिस हद से पापा मुझे हमेशा दूर रखते थे। फौरन ही उन्हें जेल भेज दिया गया था और जब मैंने गवाही दी तो उनकी जिंदगी खत्म हो गई थी। उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया था। पापा का ज्यादातर पैसा हराम का था, इसीलिए उन सभी पैसों को भी मैंने चैरिटी में दे दिया था, क्योंकि पापा के बाद उनकी वारिस मैं ही थी। मैंने बस हौसले के मुताबिक अपने पास पैसा रखा था और उससे कारोबार शुरू किया था और दिल लगाकर उसमें मेहनत करने लगी थी। कभी कभी मुझे मेरे पापा याद आते हैं, लेकिन जब उनकी हरकतें याद आती हैं तो मेरा दिल फटने के करीब आ जाता है, क्योंकि उन्होंने जो किया था उसकी माफी नहीं थी। उनके साथ यही होना चाहिए था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।